नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी कक्षा बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी साहित्य का अध्ययन हम कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आदिकाल से संबंधित बातें हम कर रहे थे पिछली कक्षाओं में। और आज की कक्षा में हम जो विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं वो विषय है आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। ये विषय अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे संबंध में छोटे और बड़े प्रश्न, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। इसीलिए आज की ये कक्षा बहुत उपयोगी रहेगी आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य लिखा गया उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ या उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी रही। देखिए, पहली जो विशेषता है आदिकाल की या आदिकाल के साहित्य की, जो पहली विशेषता है वो है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना। इस काल का जो भी साहित्य लिखा गया है उसमें ज़्यादातर जो साहित्य लिखा गया है, अगर हम वीर रसात्मक रचनाओं की बात करें, रासो ग्रंथों की बात करें, तो उसमें अपने आश्रयदाता जो राजा होते थे उनके दरबार में रहने वाले चारण कवि अपने राजाओं की ऐसी प्रशंसा किया करते थे, बढ़ा चढ़ा करके बहुत प्रशंसा किया करते थे। चाहे उनकी दानवीरता हो, चाहे उनकी युद्ध वीरता हो, उनके शौर्य पराक्रम का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया करते थे। जैसे शब्दभेदी बाण चलाना, जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा कि वो आंखें बंद करके और बाण चलाते थे और शत्रु को मार देते थे। युद्ध में कटे हुए सिरों का भागना, एक समय के भोजन में 4 मन हींग लग जाना। तो इस तरह की बढ़ा चढ़ा करके की गई बातें इस काल के कवियों के साहित्य में मिलती हैं। अगला जो बिंदु है वो है युद्धों का सजीव और गतिशील चित्रण। यहाँ देखने की बात यह है कि इस काल का जो कवि था वो केवल कवि नहीं होता था, वो राजा के दरबार में रहने वाला एक महत्वपूर्ण सेना नायक भी होता था। वह राजा के साथ युद्ध में जाता था, युद्धों में तलवार चलाता था, सेना का प्रतिनिधित्व करता था और इसी कारण उसे युद्धों की जो सूक्ष्म बातें होती हैं उनका बड़ा ज्ञान हुआ करता था। इसीलिए उसके साहित्य में, उसके द्वारा जो रचित साहित्य होता है उसमें अगर हम रासो साहित्य को विशेष रूप से ध्यान रखें तो रासो साहित्य में जो कवि हुए हैं उन्होंने अपने साहित्य में युद्धों का बड़ा सजीव चित्रण किया है। और युद्धों में जिस प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, युद्ध में जिस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, युद्ध में जिस तरह का एक वातावरण बनता है, वो वातावरण उनके साहित्य में सजीव होता हुआ प्रतीत होता है। अगला बिंदु है वीर गाथात्मक प्रवृत्ति। यहाँ कोई नई बात नहीं है, वही बात है कि आदिकाल के जो चारण कवि हुआ करते थे वो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किया करते थे और उनकी वीरता के गीत गाते थे। तो इस वीरता के गीत गाने की जो परंपरा है उसको वीर गाथा कहा जाता है। और वीर गाथात्मक प्रवृत्ति इस काल के साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। कई बार राजा अपने राज्य विस्तार के लिए दूसरे राजाओं पर हमला किया करते थे, तो कभी राजा जो होते थे वो पड़ोस के राज्य की जो राजकुमारियां होती थी उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए युद्ध किया करते थे और चारों तरफ युद्ध का वातावरण हुआ करता था। और राजाओं के उत्साह में वृद्धि करना और सामान्य जन को युद्ध के जो नियम है, कौशल है, उनका ज्ञान कराना इस काल के कवियों का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। और इस काल के बारे में ये कहा भी जाता है कि जिनकी बिटिया सुंदर देखी तिन पर जाए धरी तलवार। तो इस तरह से वातावरण जो था पूरी तरह से चारों तरफ बड़ा विरोधों का, व्याघातों का, युद्धों का, द्वंद्व का वातावरण था और उस वातावरण को बड़े सजीव रूप से इस काल के कवियों ने वर्णन किया है। ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना भी पूरी तरह से इस प्रकार के इस काल के ग्रंथों में की गई है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो कवि हुआ करते थे वो अपने राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा किया करते थे, बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा किया करते थे। कल्पना की बहुत प्रचुरता उनके काव्य में होती थी और यही कारण था कि जब कल्पना की प्रचुरता होती थी तो इतिहास के जो तथ्य हैं, समय है, सन है, संवत हैं, घटनाएं हैं, उनका ध्यान इस काल के कवियों ने नहीं रखा है। बहुत सारी मनगढ़ंत बातें आश्रयदाताओं की प्रशंसा में कवियों ने जोड़ दी हैं। श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत समन्वय हुआ है। ये तो बात हुई वीर गाथात्मक और पराक्रम और शौर्य की। राजाओं के शौर्य का वर्णन करते हुए कवियों ने वीर गाथाओं का वर्णन तो किया ही है, लेकिन हम देखते हैं कि वीर गाथाओं में भी जो राजा की स्वरूपासक्ति थी या सौंदर्य के प्रति जो आसक्ति थी उसका भी बड़ा सूक्ष्म चित्रण इस काल की रचनाओं में किया गया है। चाहे तो देखें हम पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा गया है
उस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में भी जो अनेक समय लिखे गए हैं, अनेक जो खंड हैं, उनमें नायिकाओं की सुंदरता का चित्रण किया गया है और बड़ा कामोत्तेजक वर्णन इस काल की रचनाओं में मिलता है हमें श्रृंगार रस का। आगे बात करते हैं संकुचित राष्ट्रीयता की भावना की। तो ये बात ध्यान रखने की है कि इस काल में, आदि काल में, यानी कि संवत 1050 से लेकर के 1375 संवत तक का जो समय था, उसमें भारत इस रूप में भारत नहीं था जिस रूप में आज आप देखते हैं। भारत में जो उस काल में जो छोटे छोटे राजा थे, वो केवल अपने राज्य को ही एक देश समझा करते थे और उसी को बचाने के लिए वो सतत प्रयत्न करते रहते थे। और उनकी निष्ठा जो थी वो पूरे भारत में नहीं थी, उनकी निष्ठा केवल अपने राज्य तक सीमित थी। अपने राज्य को ही वो राष्ट्र मानते थे, उसकी सुरक्षा के लिए ही प्रयत्नरत रहते थे, उसी से ही प्रेम करते थे। तो इस काल के जो कवि हैं, उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना है वह भी सीमित थी, संकुचित थी और उनके मन में पूरे भारत के प्रति कोई सद्भावना का भाव नहीं था। यही कारण है कि जयचंद की स्तुति में भी ग्रंथ लिखे गए और पृथ्वीराज चौहान की स्तुति में भी ग्रंथ लिखे गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने देशद्रोह किया था, लेकिन जयचंद की स्तुति में भी ग्रंथ लिखे गए। तो हम कह सकते हैं कि इस काल की जो भावना थी वो संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी। प्रकृति का पारंपरिक चित्रण हुआ है। प्रकृति के दो तरह से चित्रण किए जाते हैं कविताओं में, या तो वो आलम्बन रूप में किए जाते हैं या उद्दीपन रूप में किए जाते हैं। उद्दीपन का तात्पर्य है कि भाव को जब बढ़ाने में सहयोग करे प्रकृति, तो उसे कहा जाता है उद्दीपन रूप। और जब प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर के कोई कविता कर दी जाए तो उसे कहा जाता है आलम्बन रूप। इस काल में दोनों ही प्रकार से प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। इस काल में लौकिक साहित्य भी लिखा गया है। अगर हम बात करें ढोला मारूरा दूहा, वसंत विलास और अमीर खुसरो का जो साहित्य है वो लौकिक साहित्य है। उसमें हमारे लोक जीवन की जो सच्ची झलक है वह दिखाई पड़ती है। लोक भाषा, लोक व्यवहार, लोक जीवन की जो परंपराएं हैं वो हमें इन ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल वीरतापूर्ण चरित्र का ही वर्णन किया गया है, लौकिक ग्रंथ भी इस काल में लिखे गए हैं। ढोला मारूरा दूहा, वसंत विलास, जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, इनको भी कह दिया जाता है, हालांकि एक वीर रसात्मक रचना है। आप विशेष रूप से 3 ग्रंथ मानिए इसमें, ढोला मारूरा दूहा, अमीर खुसरो की रचनाएं और वसंत विलास। आगे चलते हैं। इस काल में जो साहित्य है वो अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलता है। सिद्ध जो थे, सिद्ध जिनकी बात हम पूर्व में कर रहे थे, बौद्ध धर्म से निकली हुई एक शाखा सिद्धों के रूप में मिलती है इस काल में। जो 84 सिद्ध थे उनकी भाषा में अपभ्रंश भाषा मिलती है, लोक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। जैनों ने प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है। रासो ग्रंथ जो चारण कवियों ने लिखे उसमें डिंगल और पिंगल शैलियों में, राजस्थानी भाषा की जो डिंगल और पिंगल साहित्यिक शैलियाँ हैं उसमें ग्रंथ लिखे गए हैं। विद्यापति ने मैथिली भाषा में ग्रंथ लिखे हैं। विद्यापति का जो मैथिली का पदावली ग्रंथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया, वही खड़ी बोली आज हम हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इस काल में विविध भाषाओं का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शैलीगत विविधता भी इस काल में देखने को मिलती है। जैसे कि इस काल में हमें प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। प्रबंध का मतलब होता है महाकाव्य या खंड काव्य, और मुक्तक का मतलब होता है ऐसी रचनाएं जो पदों में या छोटे छंदों में लिखी जाती हैं और जिसमें किसी कथाक्रम का निर्वाह नहीं किया जाता, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। पृथ्वीराज रासो जैसा एक बड़ा ग्रंथ जो कि प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है वो मिलता है। वहीं बीसल देव रासो जैसा मुक्तक काव्य भी मिलता है। छंद की दृष्टि से भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छंद मिलते हैं जो बहुत पुराने छंद हैं, और जैसे दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, आर्या, पद्धरी, इस तरह के छंद यहाँ पर मिलते हैं और विविध छंदों का प्रयोग इस काल में किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण कक्षा ये है आज की, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। आप बार बार सुन सकते हैं इसे आगे पीछे करके, और कहीं भी आप रोक करके जो यहाँ लिखित रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है उसे आप अपने डायरी में नोट करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे डायरी में नोट करते रहेंगे तो बहुत सुंदर आपके पास इसके नोट्स बन जाएंगे, तो आपको बड़े
उपयोगी सिद्ध होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज की कक्षा पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।